Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मुंबई के मलाड इलाके में एक खाड़ी है समंदर की, जिसे मालवानी क्रीक के नाम से जानते हैं। इस मालवानी क्रीक में एक कंकाल मिलने की खबर लोकल पुलिस को मिलती है और पुलिस वहां फौरन पहुंचती है। ये बात है काफ़ी पुरानी, साल 2012 की, और महीना है अप्रैल का। तो जब मालवानी की पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को खाड़ी के पास एक कंकाल नज़र आता है, झुरमुटों के अंदर, झाड़ियों के अंदर। और इस कंकाल को देखकर ये लगता है कि इस नौजवान की या इस शख्स की हत्या जो है वो काफ़ी रोज़ पहले की जा चुकी है। पुलिस उस मोर्टल रिमेन को, कंकाल को बरामद करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। साथ ही उस कंकाल के आसपास जो कपड़े थे, जो तकरीबन वक्त की वजह से, पानी की वजह से ख़राब हो गए थे, फट गए थे, उस कपड़े को भी पुलिस वहाँ से रिकवर करती है। ये सारी चीज़ें पुलिस अपने कब्ज़े में लेती है और पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस को शुरू में ये समझ में नहीं आता कि ये मामला क्या मर्डर का है या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो समंदर का पानी है ये उसका शिकार बन गया हो, डूब गया हो, फिर बाद में लाश बाहर आ गई हो, झाड़ियों में फंस गई हो। कुछ ऐसा मामला तो नहीं है। पुलिस अभी ये सोच रही थी, इस पॉइंट पर पुलिस सोच विचार कर रही थी। तब तक इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो ये पता चलता है कि ये मामला जो है वो एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का ही है। हालांकि कंकालनुमा लाश थी, लेकिन कुछ ऐसे वुंड्स, कुछ ऐसे मार्क्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को पता चले, जिससे पुलिस को ये भी पता चला कि ये मामला जो है कत्ल का है। लेकिन इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आती है, वो ये कि मरने वाला जो शख्स है वो नए उम्र का लड़का है, यानी एक मेल स्केलेटन है। और नए उम्र का मतलब यही समझ लीजिए 18 से 20 साल के आसपास का वो लड़का होगा जिसकी हत्या हुई है या जिसकी मौत हुई है। तो अब पुलिस, चूंकि बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर का मामला है, कंकाल और फटे हुए कपड़े मिले हैं, तो ऐसे मामले को सुलझाना आप समझिए कि कितना चैलेंजिंग हो सकता है पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस को यही चैलेंज तो दिया जाता है, यही तो उनकी नौकरी है। तो उन्होंने इस मामले को सुलझाने की कोशिश पुलिस ने शुरू की। अब पुलिस जो है इस क्रम में सबसे पहले मालवानी और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर 3-4 महीनों के अंदर इस यंग एज के जो भी लड़के गायब हुए या गुमशुदा हुए, जिनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, पुलिस उनका बही खाता निकालना चालू करती है। लेकिन तमाम थानों में इस तरह की पड़ताल करने और दरियाफ्त करने के बावजूद पुलिस को इस एज ग्रुप का कोई लड़का हाल के कुछ महीनों में गायब होने की खबर पुलिस को नहीं मिलती है। कम से कम कोई ऐसा केस तो नहीं मिलता है जिससे ये मामला जो है रिजेंबल करता हो, मिलता हो। कुछ मामलों में लड़के गायब हुए थे, वो घर वापस आ गए। तो इसीलिए इस मामले में पुलिस को इस कोशिश में कोई खास फ़ायदा नहीं होता, कोई खास लीड पुलिस को नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स तरीका अपनाती है, मतलब पारंपरिक तरीका, जिसमें पुलिस उस कंकाल की कुछ तस्वीरें निकालती है और साथ ही उन कपड़ों की भी कुछ तस्वीरें क्लिक करती हैं जो कपड़े मरते वक्त उस लड़के ने पहन रखे थे। और उन तस्वीरों को लेकर पुलिस मालवानी के इलाके में अलग अलग इलाकों में जाकर डोर टू डोर लोगों को वो तस्वीरें दिखाती हैं और पूछती है कि क्या इस लड़के को जो गायब है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं, क्या ऐसा कपड़ा पहनने वाले किसी लड़के को आप जानते हैं। तो ये काम जो है वो बहुत मुश्किल काम है। आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों की आबादी और उसमें किसी एक आदमी को तस्वीर के सहारे, और वो भी कंकाल और कपड़ों की तस्वीर के सहारे ढूंढना, ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन पुलिस ये चैलेंज लेती है और पुलिस लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। इत्तेफाक से पुलिस को जो है मालवानी इलाके में ही कुछ ऐसे नौजवान मिलते हैं जिन नौजवानों को पुलिस ये तस्वीर दिखाती है और दिखाकर कहती है कि भाई देखो ज़रा, बताओ ये कपड़े कहीं तुम्हारे जानने वाले किसी लड़के के तो नहीं हैं, उसका कंकाल मिला है, बहुत समय से वो गायब है, तुम लोगों को ऐसे किसी लड़के के बारे में पता तो नहीं है। तो ये तस्वीर देखकर कुछ लड़के उसी इलाके में बहुत हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो कहते हैं यार
हमारा दोस्त तो वाकई 2-3 महीने से मिला नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, बताया था कि वो गांव जा रहा है, लेकिन ये तो कपड़े उसी के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी का कंकाल हो। अब जो लड़के हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। पुलिस जो है हैरान होकर देखती है कि अरे ये क्या बात हो गई, क्या मामला सॉल्व होने वाला है। तो लड़के फाइनली उस मरने वाले लड़के की पहचान बताते हैं और नाम उसका बताते हैं कमलेश यादव, और बताते हैं कि उसकी उम्र यही कोई 20 से 21 साल की है। पुलिस पूछती है कि कमलेश कब से तुम लोगों से नहीं मिला? बोला तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए कमलेश से हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारा साथ में उठना बैठना था, लेकिन हमें पता चला यूपी गया है घर अपने, उसके बाद तो वापस नहीं आया। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये कमलेश का ही मामला हो। पुलिस पूछती है अच्छा उसका घर दिखाओ, तो लड़के घर भी दिखाते हैं कि वो अमुक मकान है, फला मकान है, आप चले जाइए। तो पुलिस जो है उस मकान में पहुंचती है और वहाँ कमलेश के घर वाले वाकई पुलिस को मिलते भी हैं। ये कमलेश यादव के परिवार के ही लोग थे। अब जब इनसे पुलिस ने पूछताछ की तो घर वालों ने कहा कि अरे नहीं साहब, हमारा बेटा तो गया हुआ है यूपी और 2 महीने पहले ही निकला है। तो पुलिस बताती है कि नहीं, आप ये तस्वीरें देखिए, ये कपड़ा है, ये कंकाल है, हमें शक है कि ये आपके घर का बच्चा हो सकता है। तो घर वाले कपड़े देखकर भी मना करते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, हमें नहीं लग रहा। तो इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद कोई भी परिवार अपने किसी मेंबर को मरा हुआ इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक ऐसा अप्रिय सत्य है, कई बार जो लोगों की ज़िंदगी में सामने आता है इंसान उसको कबूल नहीं करना चाहता। तो वो भी इस चीज़ को मान नहीं पा रहे थे। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, आपको इन तस्वीरों से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ और मोर्टल रिमेन्स जो हमारे पास है वो सब हम आपको दिखाते हैं, आप एक बार देख कर ट्राई कीजिए पहचानने की। तो घर के लोगों को, कमलेश यादव के घर के लोगों को पुलिस लेकर जाती है और जब सचमुच वो कपड़ा देखते हैं तो घर के लोग पहचान जाते हैं कि अरे ये तो कमलेश के ही कपड़े हैं। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, भयानक रोने लगते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया, कैसे कमलेश जो उत्तर प्रदेश अपने गांव गया था उसकी मौत कैसे हो गई और उसकी लाश वहाँ क्रीक में, खाड़ी में कैसे मिली। घर वाले बिल्कुल आसमान से गिरते हैं। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि ये घर वाले ड्रामा कर रहे हों, क्योंकि भाई इनका बच्चा 2 महीने से गायब है, हत्या हो गई है, इन्हें पता ही नहीं है, अब रो रहे हैं, तो पता नहीं ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। पुलिस उन्हें भी शक की निगाह से देखने लगती है और पुलिस अब उनके बारे में बहुत गहराई से पड़ताल करने लगती है। उनसे पूछती है कि आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा, तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं, हमारे बेटे की भी दुश्मनी नहीं। तो पुलिस उस समय तो वापस चली आती है, लेकिन पुलिस को अब घर वालों पर भी शक होता है। इस बीच पुलिस क्या करती है कि ये जो परिवार के लोग हैं इनसे पुलिस पता करती है कि आपके परिवार में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई परिवार में कोई आपस की लड़ाई झगड़े तो नहीं है। तो पता चलता है कि जो कमलेश के पिता हैं उनके साथ कमलेश के चाचा का ज़मीन जायदाद को लेकर पुराना विवाद चला रहा है। हालांकि ये विवाद काफ़ी पुराना है और घर में कहा सुनी लड़ाई झगड़े भी कई बार हुए हैं, लेकिन इतनी कड़वाहट वाली बात नहीं है कि कोई किसी की हत्या कर दे, लेकिन एक विवाद है, इतना पुलिस को पता चलता है। अब पुलिस ठहरी वो इस विवाद के इर्द गिर्द जो है, इस विवाद के आसपास ही जो है इस मर्डर का मोटिव तलाशने की कोशिश करती है। और इस कोशिश में पुलिस को कुछ लोगों के बारे में पता भी चलता है कि वीरेंद्र है कज़न और राम मदन है, इन लोगों के साथ जो है कमलेश की कई बार लड़ाई झगड़े चचेरे भाइयों से भी हुई थी और ज़मीन जायदाद का मामला जो है वो चला रहा था। लेकिन पुलिस सोचती है कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जो वीरेंद्र और राम मदन है इनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा था तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि इन्होंने कत्ल कर ही दिया हो। तो पुलिस ये जो चचेरे भाई हैं कमलेश के, इन दोनों भाइयों को बुलाती है और इनसे पुलिस गहन पूछताछ करती है। और ये दोनों भाई जो है अपने भाई की मौत से और कत्ल से अपने आप को अनभिज्ञ बताते हैं, कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है, हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कत्ल किया भी नहीं है। वो बहुत दुखी भी नज़र आते हैं। तो ये इस तरह से पूछताछ जो है वो कंप्लीट होती है और पुलिस को कत्ल के इस मामले में फैमिली के अंदर जो डिस्प्यूट है उसको लेकर कोई मर्डर का मोटिव पुलिस के हाथ नहीं लगता है। और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद ये मामला जो है अनसॉल्व्ड रह जाता है। अब पुलिस की टीम जो इस मामले को सुलझाने में लगी थी वो आपस में मीटिंग करती है, बातचीत करती है और इसी बातचीत के दौरान एक पुलिस ऑफिसर जो है ये कहता है कि एक बार हम
फिर से कमलेश यादव के घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं कि कोई ऐसी बात, किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई अनयूजुअल चीज़ अगर कमलेश की गुमशुदगी या मौत से पहले आप लोगों ने नोटिस की हो या देखी हो, तो पुलिस वाले आपस में तय करते हैं कि ठीक है चलो। तो एक बार फिर से कमलेश के घर जाते हैं और इस बार फिर से पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कमलेश के जीवन में या आप लोगों के जीवन में, कोई ऐसी घटना जो कमलेश की मौत या गुमशुदगी से पहले हुई हो। तो घर वाले दिमाग पर काफ़ी जोर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, एक घटना हुई थी। हुआ ये था कि कमलेश की एक सोने की अंगूठी जो है वो कहीं गायब हो गई, चोरी हो गई। और जब वो सोने की अंगूठी चोरी चली गई तो कमलेश बहुत परेशान था। इसके बाद फिर वो गांव चला गया, वो सोने की अंगूठी मिली भी नहीं। लेकिन हाँ, सोने की अंगूठी चोरी ज़रूर हुई थी। ये एक, अगर आप मानते हैं कि अनयूजुअल घटना है, तो हाँ, कमलेश के साथ ये चीज़ हुई थी। ये बात जैसे ही पुलिस ने सुनी तो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम में पुलिस वाले थे, उनमें से एक पुलिस वाले का माथा ठनका। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। अब आप पूछेंगे इसमें अजीब क्या है? अजीब बात ये थी कि पुलिस ने कमलेश के जो कज़न वीरेंद्र और रामबदन से जब पूछताछ की थी, तो जो वीरेंद्र है वो लगातार पूछताछ के दौरान अपने हाथ में एक अंगूठी को ढीली करने की कोशिश कर रहा था, जैसे इस वक्त मान लीजिए मैं कर रहा हूं। अब ये अंगूठी जो है, अगर मैं बार बार इसे घुमाता रहूं, इसे आगे पीछे करता रहूं, तो किसी को भी, देखने वाले को देखकर ये लगेगा कि शायद अंगूठी हाथ में टाइट है और इसी टाइट अंगूठी की वजह से ये शख्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए अंगूठी को बार बार आगे पीछे कर रहा है, घुमा रहा है। तो इस तरह की आशंका या शक जो है वो पुलिस के मन में उस समय हुई थी जब पुलिस पहले वीरेंद्र और रामबदन से पूछताछ कर रही थी। लेकिन तभी पुलिस का दिमाग जो है इस तरफ क्लिक नहीं किया था। लेकिन जब कमलेश के घर वालों ने ये बताया कि हमारे बेटे की अंगूठी गायब हो गई थी, तो फिर पुलिस के एक ऑफिसर ने उस अंगूठी के गायब होने और वीरेंद्र के हाथ में अंगूठी को वीरेंद्र के बार बार घुमाने और उसको ढीला करने की जो कोशिश कर रहा था पूछताछ के दौरान, उस चीज़ को पुलिस वाले रिलेट करने में कामयाब हो गए। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि वो अंगूठी जो है वो कमलेश की ही हो और वीरेंद्र के हाथों में है, और वो इसलिए वीरेंद्र के हाथों में टाइट हो रही है। अब ये जो वीरेंद्र और रामबदन का परिवार है, ऐसे तो साथ साथ ही रहते थे, लेकिन जॉइंट फैमिली थी पहले। लेकिन वीरेंद्र की शादी हो चुकी थी, तो वो पास में एक कमरा लेकर अलग रहता था। तो इसलिए हो सकता है कि जो कमलेश के घर वाले हैं, उनकी नज़र वीरेंद्र के हाथों में जो अंगूठी थी उस पर न गई हो, ऐसा पुलिस को लगने लगा। अब पुलिस वीरेंद्र के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है और ये भी पता करती है, जानती है कि भाई ये वीरेंद्र करता क्या है, कहाँ उठना बैठना है, क्या कुछ है। तो जब पुलिस इस एक्सरसाइज में लगती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि वीरेंद्र जो है, उसकी उम्र कमलेश से कुछ साल ज़्यादा है, वो कज़न है उसका, और तकरीबन साल भर पहले वीरेंद्र की शादी हुई है। और शादी के बाद वो अपनी बीवी को अपने गांव से मुंबई लेकर आया था और मुंबई में ही अपने चाचा और बाकी लोगों का जो परिवार है उसके बगल में एक और कमरा लेकर पति पत्नी रहा करते थे। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब पुलिस और गहराई में जाती है तो पता चलता है कि ये जो वीरेंद्र की पत्नी है, इसके साथ कमलेश का हाल के कुछ महीनों में अफेयर शुरू हो गया था। और ये बात कमलेश के और वीरेंद्र के कुछ खास दोस्त और जानने वाले लोग ही जानते थे, सारे लोगों को ये बात नहीं पता थी। अब पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस ये भी पता करने की कोशिश करती है कि कहीं कमलेश की गुमशुदगी और कत्ल में इस अफेयर का तो कोई रोल नहीं है। तो पुलिस जो है इस बार वीरेंद्र को फिर से हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से इस बार पूछताछ होती है तो एग्जैक्टली वही कहानी निकल कर सामने आती है जो कहानी पुलिस अपने मन में सोच रही थी। वाकई कमलेश का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके कज़न वीरेंद्र ने ही अपने दूसरे कज़न रामबदन की मदद से की थी। मामला कुछ ऐसा था कि वीरेंद्र की जब शादी हुई, वो अपनी बीवी को लेकर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद जो कज़न है कमलेश, उसका वीरेंद्र के घर में आना जाना शुरू हो गया और इसी आने जाने के चक्कर में कमलेश का वीरेंद्र की बीवी के साथ अफेयर शुरू हो गया। अब वीरेंद्र को इस बात की खबर मिली, लोगों ने बताया, तो वीरेंद्र ने एक दिन क्या किया, अपनी बीवी से उसने कहा कि मैं अब काम पर जा रहा हूँ, मैं देर रात को लौटूंगा। ये एक ट्रैप था। वीरेंद्र काम पर नहीं जा रहा था, वो देखना चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में मेरी बीवी क्या कमलेश से मिलती जुलती है या नहीं। वाकई वो काम पर जाने के नाम पर आसपास ही छुपा रहा। थोड़ी देर में कमलेश जो है वो वीरेंद्र के घर आ गया और अपनी भाभी के साथ कमलेश जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, आपत्तिजनक स्थिति में एक कमरे में बंद था।
इसके बारे में जब वीरेंद्र को पता चला तो वीरेंद्र अपने घर पहुंचा, क्योंकि वो तो ताक पे ही बैठा हुआ था, और पहुंचकर उसने रंगे हाथों अपनी बीवी को और कमलेश को पकड़ लिया। पकड़ने के बावजूद उस रोज़ काफ़ी तेज़ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और इस झगड़े के बाद चूंकि कमलेश इस तरह की हरकत कर रहा था तो उसे मारपीट करके वापस भेज दिया। कमलेश भी चला गया और उसकी अपनी बीवी से भी लड़ाई हुई। लेकिन यही वो वक्त था जब वीरेंद्र ने यह तय कर लिया कि वो अब कमलेश की हत्या करेगा। इसके बाद उसने अपने भाई रामबदन से बातचीत की और कमलेश की हत्या की पूरी प्लानिंग रची। इस प्लान के तहत धोखे से, चूंकि एक ही परिवार था, जैसा कि मैंने आपको बताया आसपास रहते थे, आना जाना था, धोखे से एक दिन वीरेंद्र ने कमलेश की जो सोने की अंगूठी है वो चुरा ली। और जैसे ही सोने की अंगूठी चुराई तो कमलेश काफ़ी परेशान हुआ। कमलेश ने अपने नाते रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि वीरेंद्र से भी पूछा कि भैया मेरे सोने की अंगूठी चोरी चली गई है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तो वीरेंद्र ने कहा कि अरे सोने की अंगूठी तो मैंने बरकत के हाथों में देखी थी। अब ये सोच में पड़ गया कमलेश की भाई ये बरकत कौन है। तो उसने कहा कि यार बरकत नहीं जानता, बगल की गली में रहता, उसके हाथ में मैंने सोने की अंगूठी देखी थी, तुम अगर कहो तो चलो चलते हैं, उससे सोने की अंगूठी ढूंढते हैं, उसके हाथ में मैंने देखी थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सोने की अंगूठी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि अंगूठी तुम्हारी है या बरकत की है। तो इस तरह की एक झूठी कहानी वीरेंद्र ने कमलेश को सुनाई, और कमलेश को उसी सोने की अंगूठी के बहाने वीरेंद्र ने और रामबदन ने, जो कज़न थे, उन्होंने अगवा कर लिया, और अगवा करके बरकत के पास ले जाने की जगह सुनसान जगह पर लेकर गए, और वहाँ गला घोंटकर और उस पर दूसरे भारी चीज़ों से हमला कर उसकी जान ली। और जान लेने के बाद लाश थोड़ी ही दूर, जो मालवानी क्रीक का इलाका है, वहाँ पर उन्होंने जाकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया। तकरीबन 2 महीनों तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। 2 महीने बाद वो कंकाल रिकवर हुआ, जिसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी, और ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था, सुलझने की उम्मीद नहीं के बराबर थी। लेकिन थैंक्स टू दैट पुलिस ऑफिसर, जिसकी निगाह वाकई इतनी पैनी थी कि उसने वीरेंद्र को जब अपने हाथों में एक अंगूठी को बार बार घुमाते हुए देखा, पहली बार जब वीरेंद्र से पूछताछ हो रही थी उस समय, तो वो बात उस पुलिस ऑफिसर के दिमाग में रह गई थी। और जब कमलेश के घर वालों ने ये बताया कि उनके बेटे की अंगूठी कुछ रोज़ पहले चोरी चली गई थी, तो उस पुलिस ऑफिसर ने कमलेश की अंगूठी के चोरी चले जाने की घटना को वीरेंद्र के हाथों में अंगूठी के टाइट होने की घटना से जोड़ा, और जोड़ने के बाद जब जांच आगे बढ़ाई तो कत्ल की असली कहानी सामने आई। तो ये थी पूरी मर्डर मिस्ट्री, जिसके लिए मुंबई पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, खासकर मलाड में जो मालवानी इलाके की पुलिस है। हालांकि ये घटना काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये सब क्लासिक एग्जाम्पल हैं इन्वेस्टिगेशन के, जिसके बारे में पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भी लोगों को बताया और पढ़ाया जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी थी हमने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से एक कारोबारी का, करोड़पति कारोबारी की हत्या हुई बिजनौर उत्तर प्रदेश में, जो मुरादाबाद का रहने वाला था, और उसकी लाश को कोटद्वार हरिद्वार में फेंका गया। उस कहानी पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए कुछ कमेंट्स आप लोगों के पढ़ते हैं और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आनंदी क्रिएट्स के नाम से एक आईडी है, ये खुद मुंबई से हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और रेगुलर कमेंट करती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि गुनाह करने से पहले लोग डरते क्यों नहीं हैं, उन्हें इस बात की बड़ी हैरानी होती है, और इस बात की भी हैरानी होती है कि क्या इंसान को अपने आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती कि वो किसी की हत्या करने के पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। वाकई देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो मानवता के वो गुण हैं जो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में सारे लोगों में नहीं होते। यही वजह है कि अपराध की घटनाएँ इतनी बढ़ रही हैं। DS भक्ति के नाम से एक आईडी है, मेरे ख्याल से तरुण जी हैं इस आईडी को जो चलाते हैं, या तरुण जी इस आईडी से लिखते हैं। उन्होंने राधे राधे विश किया है, थैंक यू वेरी मच, मेरी ओर से भी आपको राधे राधे। और अशोक बाबू हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो भी बहुत कत्ल की और बड़े गुनाहों के मामले में बड़ी दोषी है, जिम्मेदार है, क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी है कि लोगों को अब सज़ा का डर नहीं रहा। काफ़ी हद तक आपकी बात सही है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड वाली बात तो होती ही है। और कत्ल की घटनाओं में जितना उदार रवैया भारत में है, आजीवन कारावास, और उसमें भी अच्छे चाल चलन की वजह से जल्दी छूट जाना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि लोगों के मन से
डर ख़त्म कर चुकी है। अगर किसी इंसान को जो कत्ल किसी का करने जा रहा हो, अगर उसे ये पता हो कि मैं कत्ल करूँगा तो मैं खुद भी मारा जाऊँगा, मुझे भी फांसी हो जाएगी, तो फिर शायद वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कत्ल जैसे संगीन मामलों में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, फांसी की सज़ा कुछ ज़्यादा ही दी जानी चाहिए। योगा विथ विकास इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी गुजरात से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। साई रत्ना जी भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। दीप माला जी हैं, इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है। बेसिकली जो मेरी प्रीवियस स्टोरी थी उसमें हमने बताया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एज गैप काफ़ी ज़्यादा था और इस वजह से दोनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे और उस वेस्टेड इंटरेस्ट ने लड़की के हाथों या महिला के हाथों अपने पति का कत्ल करा दिया। तो दीपमाला जी ने ये बताया है कि एज गैप जो है वो हमेशा डिस्प्यूट का, लड़ाई का या फिर स्वार्थ सिद्धि का ज़रिया नहीं होता। कई बार एज गैप के बावजूद लोग बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया और कहा है कि मेरा और मेरे पति के बीच में एज गैप है ज़रूर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है दीपमाला जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके पति को भी। आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें। गुरु जी E8G के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी एक कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि जो इस तरह से किसी का हक मार कर या किसी की जायदाद संपत्ति हड़प कर अपनी दुनिया आबाद करना चाहते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते। तो उन्होंने एक बेसिकली कविता की पंक्तियाँ लिखी है। उन्होंने लिखा है, कंकड़ चुन चुन महल बनाए, अब पंछी करेगा बसेरा, न घर तेरा न घर मेरा हुआ, बन जाएगा भूतों का डेरा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कहने का मतलब यही है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत जो है वो कभी काम नहीं आती। प्रदीप भांबू जी, हेमंत एस के नाम से एक आईडी है, उन्होंने अनफिल्टर्ड अपलोड्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। राघवेंद्र तिवारी जी हैं, विनय नासवाले जी हैं, प्रदीप आचार्य जी हैं, थैंक यू वेरी मच। निरंजन जी, इन्होंने भी कमेंट किया है, ये चंपारण बिहार से हैं। पूजा रावत जी ने कमेंट किया है और इन्होंने अपना पूजा रावत इनकी आईडी है, नीचे इन्होंने नाम लिखा है कि मैं माय नेम इज़ हैप्पी बिस्ट। तो ये हैप्पी बिस्ट जो है नाम से मुझे लग रहा है कि शायद कोई यंगस्टर है, नौजवान है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सुजाता जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, कई लोग ये बोलेंगे, मुझे पता है कि भाई नाम से नौजवान होने या यंगस्टर होने का पता कैसे लगता है। नाम तो किसी आदमी का जब होता है तो वो पूरी उम्र उसके साथ रहता है। तो अगर कोई ऐसा सोचता हो तो उसका भी एक जवाब है। जवाब ये है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, तो आपका जो गुड नेम है उस नेम के साथ ही लोग आपको बुलाते हैं। दफ्तर में कोई किसी को गुड्डू, पप्पू, चिंकी ऐसे नहीं बुलाता है। तो इसीलिए जब किसी का नाम हैप्पी बिस्ट सुनाई दे तो लगता है कि शायद वो कोई यंगस्टर होगा, यंग नौजवान लड़का या लड़की होगी। तो हैप्पी से तो खैर मेल का ही नाम पता चलता है, इसलिए मैंने ये बात कही। तो एनीवे पूजा जी, आप बताइएगा कि आप ही का नाम हैप्पी बिस्ट है या फिर हैप्पी बिस्ट कोई और है, और पूजा रावत के नाम से आपकी आईडी से आप कमेंट कर रहे हैं। सुजाता जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सूरविदास के नाम से एक आईडी है, और पीके चंद्रा जी, इन्होंने भी कमेंट किया। पीके चंद्रा तो बड़ा मशहूर एक ज्वेलरी शॉप भी है, हाउस भी है। हमारे पीके चंद्रा साहब को वो पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बताइएगा पीके चंद्रा साहब, आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, इस पर आपकी राय या आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।